जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर ये बात चलती रहती है कि उन्हें फांसी की सजा सुनाने वाला जज फलां धर्म से संबंधित था और सजा ना सुनाकर अपने पद से इस्तीफा देने वाला जज फलां धर्म से। इस तरह की बातें अक्सर गलत होती हैं, झूठ होती हैं और साथ ही समाज में विद्वेष फैलाने का काम भी करती हैं। पर सच क्या था, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। उन पर 2 मुकदमे चले थे। पहला था असेंबली बम केस, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई, और दूसरा मुकदमा था लाहौर षड्यंत्र केस। यह बड़ा मुकदमा था जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई। इस मुकदमे को जैसा नाम से जाहिर होता है, षड्यंत्र केस, अंग्रेजों ने कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटेन के सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का षड्यंत्र रचा, और न केवल षड्यंत्र रचा बल्कि वो युद्ध शुरू भी किया, और उसी युद्ध का एक हिस्सा था सैंडर्स का वध। यह मुकदमा चला था लाहौर में 3 जजों के स्पेशल ट्रिब्यूनल के आगे। वायसराय के एक ऑर्डिनेंस के द्वारा ट्रिब्यूनल का गठन हुआ। उन दिनों लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे शादीलाल। उन्हीं के हस्ताक्षर से लाहौर हाई कोर्ट के 3 जज नियुक्त हुए, जिनके नाम थे जस्टिस जे कोल्डस्ट्रीम, जस्टिस आगा हैदर और जस्टिस जीसी हिल्टन। मेरे पीछे अभिलेख पटल का पोर्टल खुला है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का पोर्टल है। यहां लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइल्स अवेलेबल हैं, और यह लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की प्रोसीडिंग्स की फाइल मैंने खोल रखी है। इसे फुल व्यू करते हैं, और ये फर्स्ट पेज शुरू हुआ। हम आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ये प्रोसीडिंग्स बुक, ये 5 मई 1930 को प्रोसीडिंग शुरू होती हैं, और उस दिन यहां पे कौन जज हैं ये देखिएगा। इस ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट हैं जस्टिस जे कोल्डस्ट्रीम, ये आईसीएस अफसर थे, और उसके बाद नंबर 2 पे है जस्टिस आगा हैदर, बार एट लॉ, और नंबर 3 पे है जस्टिस जीसी हिल्टन, ये आईसीएस। उस जमाने में आईसीएस अफसर भी जज बना करते थे। तो ये ट्रिब्यूनल बनता है, और ये 5 मई से इसकी प्रोसीडिंग्स शुरू होती हैं 1930 में। और फिर 12 मई 1930 को एक घटना घटती है। सुबह भगत सिंह, राजगुरु और उनके सारे साथी जब अदालत में पेश होते हैं और कोर्ट बैठा है, ये हर रोज क्या करते थे, जब अदालत में आते थे तो देशभक्ति के कुछ गीत गाते हुए आते थे। उस दिन भी जब ये ऐसे एंटर किए तो जज ने इस बात पर एतराज किया। इन्होंने गाना बंद नहीं किया। जज ने इनको फोर्सफुली वहां से फिर अदालत से निकालने के आदेश किए, और न सिर्फ इतना बल्कि बहुत ज्यादा पुलिस के हाथों इनकी पिटाई करवाई गई अदालत में, और वो फैसला दिया था जस्टिस जे कोल्डस्ट्रीम ने। उस पे झगड़ा हुआ। भगत सिंह ने बल्कि उस दिन अदालत में तीनों जजेस को बहुत खरी खोटी सुनाई थी, और उस पिटाई के बाद फिर इन्होंने अदालत में आने से मना कर दिया था। वो प्रोसीडिंग्स का उस दिन क्या फैसला हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी में जब हम आगे चलते हैं उस डेट पे जाएंगे, 12 मई 1930 की डेट। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए मेरे पीछे, ये पीडीएफ पेज 33, टाइप्ड पेज 38। तीनों जज उस दिन क्या प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड करते हैं। ओविंग टू द डिसऑर्डरली कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड, द केस इज एडजर्न्ड टू टुमारो। और इसके बाद एक और ऑर्डर पास होता है जिस पर 2 जज सहमत हैं, कोल्डस्ट्रीम और हिल्टन। यहां आगा हैदर इस बात पे तैयार नहीं है। क्या? द कोर्ट वाज क्लियर्ड एंड द अक्यूज्ड वर रिमूव्ड। अक्यूज्ड को रिमूव जब किया जा रहा था कोर्ट से, तो उस प्रोसेस में जो पिटाई उनकी की गई, इस बात से आगा हैदर सहमत नहीं है, और वो अलग से ऑर्डर पास करते हैं। वो क्या लिख रहे हैं? I was not a party to the order of removal of the accused from the court to the jail, and I was not responsible for it in any way. I disassociate myself from all that took place today in consequence of that order. आगा हैदर, आज जो हुआ उस आदेश के बाद, उनको कोर्ट से रिमूव करने के आदेश के बाद जो हुआ वहां पर, मैं उसके साथ नहीं था। मैं अपने आप को डिसएसोसिएट करता हूं उससे। तो यह झगड़ा 12 मई 1930 को हुआ। भगत सिंह और उनके साथियों ने अदालत में आने से फिर मना कर दिया, और यह कहा जब तक जस्टिस जे कोल्डस्ट्रीम माफी नहीं मांग लेते और जब तक उनको हटा नहीं दिया जाता इस ट्रिब्यूनल से, हम अदालत में नहीं आएंगे। एक तरफ उन्होंने अदालत में आने से मना कर दिया था, और दूसरी ओर अंग्रेजों को यह चिंता भी अब
खाए जा रही थी कि आज जिस तरह इस ऑर्डर से डिसएसोशिएट किया है आगा हैदर ने अपने आप को, ये आगे चल के हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? क्या इनको इस ट्रिब्यूनल में रखना सही होगा? क्या भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देने के लिए आगा हैदर हमारा साथ देंगे? तो इस बात पर चिंता हुई अंग्रेजों को और आखिरकार इस ट्रिब्यूनल को बदला गया। जे कोल्ड स्ट्रीम को तो हटाना था ही, वो तो मजबूरी बन गई थी उनकी, इसके साथ ही आगा हैदर को भी हटा दिया गया। और फिर जो नया ट्रिब्यूनल बना, उस नए ट्रिब्यूनल में अब प्रेसिडेंट बनाया गया जीसी हिल्टन को, और उनके साथ अब 2 नए जज थे। आगा हैदर की जगह आए अब्दुल कादिर और कोल्ड स्ट्रीम की जगह आए JKM टैप। वो भी मैं आगे चल के इसी में फाइल में आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये है PDF पेज 232 और ये कहानी है 20 जून 1930 की। ये वो आखिरी दिन है जिस दिन ये 3 का ट्रिब्यूनल अदालत की कार्रवाई चला रहा था। भगत सिंह और उनके साथी अदालत में नहीं आते थे, उनकी गैर हाजिरी में सुनवाई होती रही 20 जून तक, और इसके बाद ये ट्रिब्यूनल बदल दिया गया। इसी के आगे आप देखेंगे अब नया ट्रिब्यूनल आ गया और इसमें अब कोल्ड स्ट्रीम नहीं बल्कि प्रेसिडेंट बन गए जीसी हिल्टन, और इसके साथ आ गए अब्दुल कादिर और जस्टिस JKM टैप। अब्दुल कादिर सर हैं, अंग्रेजों ये टाइटल जो था नाइटहुड इनको मिला हुआ था। और अब्दुल कादिर को क्यों लिया गया, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताता चलूं। अंग्रेजों ने ये तो देख लिया था कि आगा हैदर अब हमारी बातों में वो तो नहीं आएंगे। मेरे पास एक किताब है द ट्रायल ऑफ भगत सिंह पॉलिटिक्स ऑफ जस्टिस, AG नूरानी की लिखी ये किताब अपने आप में भगत सिंह की ट्रायल पर बहुत ही कमाल की किताब है। और AG नूरानी इसके पेज 158 पर बताते हैं अब्दुल कादिर के एंटीसीडेंट्स क्या थे, कौन थे अब्दुल कादिर। मैं आपको इस डॉक्यूमेंट कैमरा की मदद से वो सब दिखाने वाला हूं, और इसके लिए मुझे यहां एग्जिट करना होगा, तो चलिए देख लेते हैं। ये दोस्तों देखिए आप, ये इस किताब का पेज नंबर 158, और इस पे यहां लिखते हैं कि अब्दुल कादिर वाज अ बैरिस्टर who served as minister for education in Punjab government in 25-26 1925-26 में उस समय की पंजाब सरकार में ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। 27 अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रहे। इसके बाद कहता है हाई कोर्ट के जज बनते हैं 1930 में, 1934 तक रहते हैं, फिर रिटायर हो गए, और रिटायरमेंट के बाद इनको इनाम मिला, ये मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया फ्रॉम 1937 टू 34 टू 1937, 1934 से 1937 तक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के मामलों का जो मंत्री होता था ब्रिटेन में, ये उनकी काउंसिल के मेंबर बने। और 1939 में फॉर अ ब्रीफ पीरियड ही वाज अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, भारत के गवर्नर जनरल यानी कि जो वायसराय होते थे उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी मेंबर रहे, यानी कि सरकारी आदमी थे। कुछ समय के लिए 4 साल के लिए हाई कोर्ट के जज बने और फिर सरकार की सेवा में दोबारा लौट के आ गए पोस्ट रिटायरमेंट। तो ऐसे सज्जन थे सर अब्दुल कादिर। इस बार अंग्रेजों ने वो गलती नहीं की जो आगा हैदर को उस ट्रिब्यूनल में लेते हुए की थी, और ये वो ट्रिब्यूनल था जिसने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी। इस मुकदमे का फैसला भी अभिलेख पटल पर अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थे वो 3 जज जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। नाम मैं फिर से बोल देता हूं, जीसी हिल्टन, अब्दुल कादिर और JKM टैप। और जो फैसला इन्होंने दिया था वो अभिलेख पटल की साइट पर अवेलेबल है। जजमेंट इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1930 डालिए, पूरा जजमेंट आ जाएगा, आप खुद पढ़ सकते हैं। और अभिलेख पटल पर आप रजिस्टर्ड नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, एक दूसरा पोर्टल है, ये देखिए, भारत सरकार की ये वेबसाइट
indianculture.gov.in, यहां भी यही जजमेंट अवेलेबल है। आप गूगल पे जाके इस पोर्टल, गूगल पे आप डालिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जजमेंट, ये आ जाएगा और यहां जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।